साउंड हीलिंग भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो ये सारी चीजें कि हाउ आर दे कनेक्टेड? एक्चुअली ये सारी चीज़ें आप ये कह सकते हो कि एक ही तार से कनेक्टेड है। अच्छा। और वो है वाइब्रेशन। तो हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन, हर एक सेल का एक कोड है, राइट, एक फॉर्मूला है जिसकी वजह से वो बना हुआ है, उसकी वाइब्रेशन है बेसिकली। तो जब वो वाइब्रेशन हिलती है अपनी जगह से तो वहाँ डिजीज बन जाती है। ये सारी वाइब्रेशंस क्रिएट कहाँ से हो रही हैं? थ्रू आवर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड को आप इतना ट्रेन कर देते हो, एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द थेरेपी वो अपने आप को हील करने लग जाता है बॉडी को एक तरीके से। क्योंकि खराब भी तो उसी ने करा था ना। आई केम टू यू, मैंने बोला आपको मेरे को बहुत एंजाइटी रहती है और मेरे दिमाग में ना हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी, ठीक है, डीप ब्रीदिंग, बेली ब्रीदिंग शुरू करो। अच्छा। आप आंखें बंद करके सिर्फ बेली ब्रीदिंग 5 मिनट्स करके देखिए, आपको मैजिक पता चलेगा। अगर एक इंसान ने 7 मंथ्स तक सेल्फ वर्क करा है, आई कैन गारंटी दिस मच कि उसको किसी की हेल्प नहीं चाहिए। जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी वो खुद सॉल्व कर सकता है। अब कहीं ना कहीं हम मुंह से बोल रहे हैं बहुत पैसा चाहिए, पीछे से एक आवाज आ रही है, कहाँ से आएगा? डाउट। वाइब्रेशन वहां से आ रही है और वही जाके मैनिफेस्ट होके वापसी आ रही है। कहीं ना कहीं हम कॉन्शियस ब्रेन में ज्यादा रहते हैं, कोशिश करते हैं कि हम रहें, पर ये मिथ है, चलते हम सबकॉन्शियस से ही हैं। आपके हिसाब से कौन सबसे ज्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहा है आज की डेट में सेलिब्रिटीज में? अगर मैं देखूं तो शाहरुख खान। अब अगर हम थोड़ी बॉडी प्रॉब्लम्स की बात करें, जैसे डायबिटीज, अच्छा मतलब डायबिटीज को भी आप रिवर्स कर सकते हैं थ्रू एब्सोल्युटली। एक पैटर्न है जिसकी वजह से ये केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है आपकी बॉडी में। इट्स जस्ट अ केमिकल। आप जितनी दवाइयाँ खाते हो वो क्या है? केमिकल। तो आपका ब्रेन खुद का ये सारे केमिकल्स बना सकता है। मानसी जी, बहुत 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 स्वागत है। कैसे हैं आप? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने टाइम निकाला। आजकल सबके शेड्यूल इतने बिजी रहते हैं कि पॉडकास्ट के लिए टाइम निकालना अक्सर प्रॉब्लम में ही रहता है। नहीं, but I'm very grateful थैंक यू for calling me here. मानसी जी, मैंने जितना आपके बारे में पढ़ा जाना, टेक्निकल चीज़ों के बारे में तो ऑब्वियसली हम बाद में बात करेंगे कि क्या होता है कैसे होता है, पर बिफोर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट आई वुड लाइक टू नो कि ये जो जर्नी है माइंडसेट कोच या लाइफ कोच, हीलिंग, साउंड हीलिंग, मतलब आप अट्रैक्ट कैसे हुए इस तरफ को? क्या वो पल था, क्या वो मोमेंट था कि आपने सोचा कि नाउ दिस इज माय लाइफ? Right. So almost 8 years back, I started my journey as a business coach. ओके। And while I was doing my business coaching, then I started practicing. वहाँ रियलाइज हुआ कि कितना भी आप एक बिजनेस कोच को ट्रेन कर लो, एक फेयर आता है जो उसको पुल कर देता है बहुत जोर से, या एक स्कैसिटी माइंडसेट आता है जो गिरा देता है, बिना बात के फेयर्स, बिना बात के एंजाइटी। एंड वहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ मेरे मन में कि ये कहाँ से आ रहे हैं इतने फेयर्स, ये इतनी एंजाइटी जो बिना बात के बैठे बैठे क्रिएट हो रही है, वो क्यों हो रही है? एंड देन आई थिंक भगवान ने अपने आप रास्ता दिखाया, मैनिफेस्टेशन केम माय वे। सो आई बिकेम अ मैनिफेस्टेशन कोच। एंड तब समझ आया कि हर चीज़ वाइब्रेशनली चल रही है, मैनिफेस्टेशन पे चल रही है। बट देन अगेन एक और ब्रेकेज आया कि मैनिफेस्टेशन आप कॉन्शियस माइंड से नहीं कर रहे हो, आप 24/7 मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो वहाँ कहाँ चीज़ें गलत हो रही हैं? एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग मोर, कोर्सेज करे बहुत सारे वन ऑफ मतलब ऑलमोस्ट द बेस्ट कोचेस के साथ ट्रेन किया। एंड तब जाके समझ आया कि एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम विद इन। तो एक लाइन है ना, आवर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स आवर आउटर वर्ल्ड। बस इस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए सिर्फ पढ़ते गए, समझते गए, एंड टुडे आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड कि ये रास्ता दिखाया। और जर्नी अभी भी चालू है। क्या बोलते हैं उसे, पढ़ाई अभी भी कंटिन्यू होता है। ये नेवर एंडिंग जर्नी, नेवर एंडिंग वो है। वो कहते हैं ना, दिल्ली अभी बहुत दूर है। क्योंकि एक पॉइंट तक आपने पढ़ाई तक तो पढ़ लिया जितना पढ़ सकते थे आप, अब उसके बाद सेल्फ जर्नी भी तो हर रोज नई चीज सीखते हैं, हर रोज नई एक चीज, हर एक क्लाइंट से नई चीज सीखते हैं। बिल्कुल हर टाइप का इंसान आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आता होगा। तो अब जैसे आपने बताया मानसी जी कि 3 चीज़ें स्पेसिफिकली आपने पॉइंट आउट करी। आप पहले क्या नाम है, लोगों को ट्रेनिंग देते थे कि वो अपना माइंडसेट बिजनेस में कैसे करें, फिर आप लाइफ कोच बने, फिर आपके साथ जब मेरी बात हुई आपने मुझे बताया कि साउंड हीलिंग भी एक इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो ये सारी
चीज़ें कैन हाउ आर दे कनेक्टेड, मतलब ये आपस में कनेक्टेड कैसे हैं ये चीज़ें? एक्चुअली ये सारी चीज़ें आप ये कह सकते हो कि एक ही तार से कनेक्टेड है, अच्छा। और वो है वाइब्रेशन। ओके। मैनिफेस्टेशन क्या है? वाइब्रेशन। हम्म। अगर किसी को वाइब्रेशन ही नहीं पता कि क्या है, तो मैनिफेस्टेशन कभी कर ही नहीं सकता। ओके। साउंड क्या है? साउंड भी एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है। बिल्कुल। सो इट्स द फास्टेस्ट वे टू हील। आप सीधा जाके वही वाइब्रेशन क्रिएट करते हो जो आपको चाहिए थ्रू साउंड थेरेपी। ओके। देन बॉडी साइकोथेरेपी की अगर हम बात करते हैं, हीलिंग्स की अगर हम बात करते हैं, तो हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन, हर एक सेल का एक कोड है, राइट? एक फॉर्मूला है जिसकी वजह से वो बना हुआ है, उसकी वाइब्रेशन है बेसिकली। ओके। तो जब वो वाइब्रेशन हिलती है अपनी जगह से, तो वहाँ डिजीज बन जाती है, हाँ राइट? अगर पर्टिकुलरली एक वाइब्रेशन पे चलता रहता, आपकी किडनी, आपका लिवर, वो सही चलता। ठीक है। बट बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ ट्रैप्ड इमोशंस, बिकॉज ऑफ मास्क, शैडो, बहुत कुछ है इसके अंदर, जिसकी वजह से आपका वाइब्रेशन हिल गया वहाँ का। अब जो बजना चाहिए था उस वाइब्रेशन पे, वो बज नहीं रहा। सो बेसिकली अगर मैं टेक्निकली और थोड़ा नॉर्मली भी समझूं, ये सारी वाइब्रेशंस क्रिएट कहाँ से हो रही हैं? थ्रू आवर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। वो ही है जो हमारी बॉडी को ऑब्वियसली वही ड्राइवर ऑफ आवर लाइफ। ड्राइवर ऑफ लाइफ। और सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड है जिसको हम देख नहीं सकते, हम फील भी नहीं कर पाते हैं, फील भी नहीं कर पाते हैं, कॉन्शियसली फील नहीं कर सकते हैं, हाँ। बट कहीं ना कहीं हमें पता है हाँ सबकॉन्शियस माइंड क्यों दिया गया था। हाँ। हर चीज जो ऑटोमेटिक होनी है ना, भगवान ने इसलिए दिया था, इसको सबकॉन्शियस में डाल दो। जैसे आप ब्रीथ करते हो, आप सोचते हो, हाँ बिल्कुल सही बात है, डाइजेशन कर रहे हो, नहीं सोच। मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हार्ट बीट चल रही है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम्स है हमारी बॉडी के, सबकॉन्शियस ब्रेन में थे। आज आपने जब गाड़ी चलाना सीखा था, तो आप कितने अलर्ट होके गाड़ी चलाते थे, तो आपने कॉन्शियस ब्रेन से सीखा, पर इतनी बार रेपिटेशन कर ली उस चीज को कि वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में चला गया। आज सोचते हो गाड़ी चलाने वक्त, हाँ अब तो ऑटोमेटिकली सब आज आप म्यूजिक भी चला रहे हो, फोन भी देख रहे हो, बातें भी कर रहे हो, गाड़ी चल रही है। गाड़ी चल रही है, वो कहाँ से चल रही है? सबकॉन्शियस। या जब एक बच्चा चलना सीखा था, तो कितने ध्यान से पकड़ पकड़ के एक एक पैर कदम आगे बढ़ाता था। हाँ। आज अपने आप को इंस्ट्रक्ट करते हो, लेफ्ट पैर बढ़ाओ, राइट पैर बढ़ाओ, नहीं भाग रहे हो आप तो। सबकॉन्शियस। सो टेक्निकली जितने रेपिटेटिव वर्क थे ना, हाँ। वो सारे सबकॉन्शियस ब्रेन में चले जाते हैं। ओके। तो सबकॉन्शियस माइंड को आप इतना ट्रेन कर देते हो कि वो एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द थेरेपी वो अपने आप को हील करने लग जाता है, बॉडी को एक तरीके से। क्योंकि खराब भी तो उसी ने करा था ना। हाँ खराब भी तो उसी ने। बचपन से एक बच्चे को बताया गया, यू नॉट गुड इनफ, तुमसे होता नहीं है, तुमको आता नहीं है। एक पॉइंट आया, बच्चे को भी लगने लग गया कि हाँ मुझको आता नहीं है। अब वो रोज ये स्टोरी रिपीट कर रहा है अपने अंदर। जो चीज बार बार रिपीट करोगे, या इन्वायरमेंट देगा या आप करोगे, वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में चला गया। अब वाइब्रेशन वहां से बन रही है, तो आप कॉन्शियस ब्रेन में बोलते रहो कि मेरे को बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, बट सबकॉन्शियस ब्रेन में बिलीव बन चुका है कि पैसा मेहनत के बिना आता नहीं है, पैसा आता है तो चला जाता है, जो हमारे बिलीव से बचपन से सुनते आ रहे हैं। पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, हाथ की मैल है, बुरे समय के लिए बचा के रखो। पूरे समय के लिए। तो आप अंदर से वाइब्रेशनली उसी बिलीफ पे चल रहे हो, क्योंकि सबकॉन्शियस ब्रेन से वाइब्रेशन बन रहा है। अब आप बड़े हो गए हो, थोड़ा ज्ञान सीख लिया, थोड़ा यूट्यूब देख लिया है, अब आपको लग रहा है मुझको तो मैनिफेस्टेशन करना है, तो मुझे पॉजिटिव थिंकिंग लानी है, बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत पैसा है, पर अंदर तो गया नहीं ना। अंदर तो वही वाला गाना बज रहा है कि पैसा है ही नहीं। क्योंकि पेरेंट्स को हमेशा पैसे के लिए परेशान देखा, खुद के लिए बिलीव बना कि पैसे मत मांगो, प्रॉब्लम है। अब कहीं ना कहीं हम मुंह से बोल रहे हैं बहुत पैसा चाहिए, पीछे से एक आवाज आ रही है, कहाँ से आएगा? डाउट। सही बात है। तो वाइब्रेशन वहां से आ रही है, और वही जाके मैनिफेस्टो के वापसी आ रही है, और क्या है। तो सबकॉन्शियस माइंड को टैप करने के लिए आर देयर एनी इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व्ड? साउंड थेरेपी इज वन वे। साउंड थेरेपी इज यस, एंड बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे हम एंड डेफिनेटली प्रोफेशनली कराना चाहिए या खुद सीखना चाहिए। मैं तो सबको बोलती हूँ, सब खुद सीखो। सो हाउ डज इट गो, मतलब कैसे होता है? जैसे मैं फॉर एग्जांपल अपना ही ले लेता हूँ। आई केम टू यू, मैंने बोला आपको मेरे को बहुत एंजाइटी रहती है और मेरे दिमाग में ना हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। सो आप मुझे ये बोलोगे कि आपको जो भी इश्यूज हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को काइंड ऑफ ट्रेन करना पड़ेगा कि वो ऐसी थॉट्स को निकाले और पॉजिटिव थॉट्स को लेके आए, ठीक है, मोर और लेस। तो इस प्रोसेस में टाइम कितना लगता है? पहले तो अगर मैं आपको बोलूँगी, आप मेरी बात मानोगे नहीं, अगली बार आओगे नहीं। तो मुझे टेक्निकली सबसे पहले आपकी ब्रेथ को कंट्रोल करना पड़ेगा। जब बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है या डर होता है, तो हमारा ब्रेथ कैसा हो जाता है?
अजीब सा हो जाता है, शॉर्ट ब्रेथ हो जाता है, चेस्ट में आना शुरू हो जाता है, भारीपन हो बिल्कुल जाता वो है। सारा ब्रेस्ट में यहाँ पे चेस्ट में आएगा, इतना ज्यादा ठक 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 कर रहा होता है एंड वेरी शॉर्ट ब्रेथ। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी ठीक है डीप ब्रीदिंग, बेली ब्रीदिंग शुरू करो, अच्छा। बिकॉज द मिनट आप बेली में ब्रीथ करते हो, बॉडी फुल ब्रेथ लेते हो, एक सिग्नल जाता है ब्रेन के पास कि इट्स वेरी सेफ। क्योंकि अभी आप कभी नोटिस करो, हम रोड पे जा रहे हो, सडनली गाड़ी आ जाए, हमारा एक्सप्रेशन कैसा चेंज हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट। हम ऐसे होते हैं, पूरा ब्रेथ चेस्ट में आकर अटक जाता है। हाँ, तो वो सिग्नल था ब्रेन को कि फाइट एंड फ्लाइट है, थ्रेट है। थ्रेट है, सही बात तो हमारा ब्रेथ पहला इंडिकेशन है टू द ब्रेन कि थ्रेट है या सेफ जोन है। है। ओके। तो पहले तो सेफ जोन बनाना बहुत जरूरी है। पहले आपको काम करना पड़ेगा काम। थ्रू ब्रीथिंग। थ्रू ब्रीदिंग इज द बेस्ट टेक्निक। ठीक है, ठीक। हम कितने भी सारा चीजों को ले ले, सिर्फ एक ब्रेथ को अगर हमने सीख लिया तो एक उसी से ही हम बहुत चीजें हील कर लेते हैं अपनी। अच्छा। एंड हमारे कहीं ना कहीं एंशियंट माइथोलॉजी पे जाओ, एंशियंट साइंस ऑफ इंडिया, योगा, प्राणायाम्स, सब ब्रेथ था जो खो गया और आज वेस्टर्न कल्चर में चला गया है बहुत ज्यादा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बट इनसे सबसे जल्दी टैप इन करते हैं हम अपने एंग्जाइटी में, अपनी फियर में। ओके। सो वहां जाके पहले तो काम, ठीक है। एंड देन आई वुड टेक यू टू अ स्टेट विद योर क्लोज्ड आईज। क्योंकि है क्या, हमारे 5 सेंसेस हैं, आप पूरे दिन बाहर हो, हाँ जी, जो 5 सेंसेस बाहर से सिग्नल दे रही हैं, ब्रेन सिर्फ वही प्रोसेस कर रहा है। हाँ जी। तो मुझे वो सिग्नल्स को बंद करना है और मुझे अंदर से जो सिग्नल आ रहा है उसको खोलना है। हाँ, तो पहले तो मैं आपकी आंख बंद कराकर एक मे बी कामिंग म्यूजिक के साथ आपको एकदम रेस्ट मोड पे लाकर, एंड देन आई स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, व्हाट इज इट दैट इज क्रिएटिंग फियर। एंड अगर हम ये खुद से भी करते हैं, हमें इतने आंसर्स मिलते हैं, पर हम करते ही नहीं, हम टाइम ही नहीं देते खुद के अंदर जाने का। पर आप एक बात बताइए, मैं जैसे मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ, मेरे को और किसी का क्या ही एग्जांपल लूँगा। मेरा माइंड इतना ज़्यादा हर टाइम जागा हुआ सा रहता है। आप कह रहे हो कि आप मेरे को बैठा के ब्रीदिंग, चलो ठीक है, आई अंडरस्टैंड ब्रीदिंग, पर मैं आंखें बंद करके मैं उस स्टेट में जाऊँगा कैसे कि मेरे को शांति आए? मतलब वो वहाँ तक मैं पहुँचूँगा कैसे? आप आंखें बंद करके सिर्फ बेली ब्रीदिंग 5 मिनट्स ओके। करके देखिए, आपको मैजिक पता चलेगा कि एक स्लो डीप ब्रेथ, मतलब काउंट टू 5 ब्रीथ, काउंट टू 5 होल्ड, काउंट टू 5 रिलीज, काउंट टू 5 होल्ड। तो इसको बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। ओके। सो जैसे अभी मैं यहाँ ऐसे बैठा हूँ, मैं व्यूअर्स के सामने ही थोड़ा सा ट्राई आउट करके देखता हूँ। बिल्कुल। एक बार करूँगा बस। तो मैं आंखें बंद करी, बेली ब्रीदिंग मतलब सांस पेट से लेनी है। आपने सिर्फ विजुअलाइज करना है कि आपके बेली में एक बलून है, एंड धीरे धीरे सांस अंदर लेना शुरू करो, उस बलून को इन्फ्लेट करो। 1 2 3 4 होल्ड एंड रिलीज इट स्लोली। 1 रिलीज कहाँ से करना है? नाक से, नाक से। 1 2 3 4। अगेन बलून को इन्फ्लेट करो। एवरी टाइम व्हेन यू आर इन्फ्लेटिंग, आपका पेट बाहर आना चाहिए। मैं उल्टा कर रहा था, हाँ समझ गया। तो मतलब जब मैं इनहेल कर रहा हूँ, देन इट हैज़ टू कम आउट एंड देन। आपने कभी एक न्यूबॉर्न बच्चा देखा है हाँ कैसे सांस लेता है? हाँ, वो सही कह रहे हो। उसका पेट अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। दैट वाज द वे वी वर सपोज्ड टू ब्रीथ। हाँ, बट क्योंकि हम इतने एंग्जाइटी में रहते हैं, बचपन से इतने थ्रेट में रहते हैं, और हर टाइम थ्रेट में जाओगे तो चेस्ट में आ जाएगी ब्रेथ। हाँ। तो हमारी बॉडी के ARS सिस्टम में चला गया कि चेस्ट ब्रीदिंग करनी है, और हर टाइम सिग्नल जा रहा है ब्रेन के अंदर कि थ्रेट है, थ्रेट है, थ्रेट है। बट अगर आप एक न्यूबॉर्न बच्चे को देखोगे ना, वो अपने पेट से ही ब्रीथ करता है। हाँ जी, बिल्कुल। कभी भी आप नोटिस करो। हाँ। एंड दैट्स द बिगेस्ट थिंग, हम लोग को ब्रीदिंग ही नहीं सही से आती, और वो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम भूल जाते हैं क्योंकि इतने थ्रेट में रहते हैं, हाँ। हर टाइम डर में जी रहे हैं। भाई पहले के टाइम पे ना हम वो थे हंटर्स, तो हमको ना इंडिकेशन के लिए फाइट एंड फ्लाइट मोड और रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड था, क्योंकि शिकारी आएगा या शेर आ जाएगा, आपको भागना है ना। पर आज कौन सा शेर आ रहा है? हाँ, सही। पर फिर भी हम भाग रहे हैं। हाँ। अब हम अपने बिलीफ सिस्टम से भाग रहे हैं, अब हम सोसाइटी की कंडीशनिंग से भाग रहे हैं, हाँ। अपने ही सबकॉन्शियस ब्रेन से भाग रहे हैं जो हमको गलत गलत बात बता रहा है हमारे बारे में। तो इतना थ्रेट है हर जगह, चाहे हम सेफ दीवारों के बीच में बैठे हैं, कमरा बिल्कुल सेफ है, घर एकदम सेफ है हमारे, पर हम अंदर से सेफ फील ही नहीं करते। अगर मैं थोड़ा सा इस
पॉइंट को या इस टॉपिक को थोड़ा सा मैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ टच करूं, फॉर एग्जांपल सब कॉन्शियस ब्रेन जो है हमारा, हमारी एक तरीके से आपको अगर मैं हिंदी भाषा में समझूं तो वो हमारी अंतरात्मा है। नहीं, अंतरात्मा बहुत डिफरेंट है। अच्छा। अंतरात्मा होती है टेक्निकली हमारी चक्रास के अंदर सोलर प्लेक्सस, वहाँ रहती है हमारी अंतरात्मा, राइट। सबकॉन्शियस ब्रेन ना, जब हम पैदा हुए थे फ्रॉम 0 to 7 years एक रिकॉर्डर था, क्योंकि हमारे पास कॉन्शियस ब्रेन नहीं था। तो हमारी ब्रेन जो डेवलप हुई वो हमारी ब्रेन 3 स्टेजेस में है, सबकॉन्शियस ब्रेन, केमिकल ब्रेन और देन कॉन्शियस ब्रेन। तो कॉन्शियस ब्रेन तो 7 साल के बाद बनना शुरू होती है। हाँ। उससे पहले सिर्फ सबकॉन्शियस है। तो बच्चा हर चीज़ रिकॉर्ड कर रहा है। तभी एक छोटे बच्चे को आप घर के अंदर बिठाकर, अगर मेड कोई लैंग्वेज बोल रही है वो सीख जाता है, हाँ। घर वाले कोई और लैंग्वेज बोल रहे हैं वो सीख जाता है, स्कूल से जाता है इंग्लिश सीख लेता है, वो 2-3 लैंग्वेजेस सीख लेता है। मैं आज आपको बोलूँ सीख के दिखाओ, बहुत मुश्किल है। हाँ। बट बच्चा कितनी इजीली अडेप्ट, बिकॉज रिकॉर्डर है हाँ। वो घर के, एंड इसी रिकॉर्डर की वजह से वो हमारे घर की वैल्यू सीखता है, बोलने का तरीका सीखता है, उठना बैठना, कल्चर सब सीख जाता है बच्चा। तो 0 to 7 years वो रिकॉर्डर है। कुछ सही कह रहे हो आप। तो अपने छोटे बच्चे को अगर देखा, वो अपने पापा के शूज पहन के पापा की एक्टिंग करता है, मम्मी के शूज पहन के मम्मी की एक्टिंग करता है, टीचर खेलता है। और रिकॉर्डर सिर्फ चीजें ही नहीं, जैसे स्मेल्स, खाने की खुशबू जो आपने बचपन में 7-8 साल की उम्र में सूंघी है, आज भी याद है। भी रहती है। आज भी। पर यही आप कभी 10 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाओ, आप कुछ खाओगे आप भूल जाओगे। बिल्कुल। पर वो राजमा छोले भटूरे या वो बचपन के टेस्ट, स्कूल वो के फ्लेवर भी आपको याद है। यू कैन फील इन, तो वो सबकॉन्शियस माइंड का तो काम सबकॉन्शियस ब्रेन हमें रिकॉर्डिंग की तरह मिला था कि हम सब कुछ सीखें इन्वायरमेंट के बारे में। है। No, बट हमारा इन्वायरमेंट ही सेफ नहीं था। हाँ। अब एज अ पेरेंट, आजकल के स्पेशली पेरेंट्स परफेक्शनिस्ट हो गए हैं। हाँ। उनको डिस्प्ले बच्चे चाहिए, तो वो बचपन से बच्चे को इतना करेक्ट करते हैं, हाँ। इतना सिखाते हैं कि बच्चा बाय द एंड सीख जाता है, नॉट गुड इनफ, मुझको कुछ आता ही नहीं है। करेक्ट। अब ये सब कुछ सबकॉन्शियस में फीड होता जा रहा है। अब 7 साल के बाद कॉन्शियस ब्रेन बनना शुरू होता है धीरे धीरे। 14 के बाद तेजी से बनता है। तभी टीनेजर वाली एज सबसे मुश्किल है, क्योंकि अब लॉजिकल माइंड बन रहा है, अब वो हर बात पे क्वेश्चन करेंगे आपसे। एंड 21 years में ढक्कन बंद, सब कुछ बंद, नाउ द लाइफ स्टार्ट्स। सबकॉन्शियस का ढक्कन तो आपका पूरा बंद हो चुका है। 14 साल के बाद बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है प्रोसेसिंग, क्यों? क्योंकि अंदर बंद होना शुरू हो जाता है। सब कुछ जो फीड हो गया अंदर चला गया, आपको पता भी नहीं है कि क्या क्या चला गया, और आपके कंट्रोल में भी नहीं था कि क्या जा रहा है उसके अंदर। वो आपके एनवायरनमेंट के कंट्रोल में था, आपके पेरेंट्स के कंट्रोल में था। तो अगर सबकॉन्शियस माइंड को हमने एक्टिव कर लिया, तो हम जो पुरानी मेमोरीज जो भूले बैठे हैं, कैन वी लुक एट देम आल्सो? एवरीथिंग। अगर हमने सबकॉन्शियस ब्रेन को टैप इन करा, हाँ जी, एक्टिव है आपका, आज भी एक्टिव है, पर आपको फील नहीं हो रहा, आपको पता नहीं चल रहा, बिकॉज कहीं ना कहीं हम कॉन्शियस ब्रेन में ज़्यादा रहते हैं, कोशिश करते हैं कि हम रहें, पर ये मिथ है। चलते हम सबकॉन्शियस से ही हैं। तभी एकदम गुस्सा आ जाता है, एकदम किसी की बात ट्रिगर कर जाती है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस ब्रेन की कोई मेमोरी ट्रिगर हो जाती है किसी के किसी एटीट्यूड की वजह से। तो कहीं ना हम जानते ही नहीं है कि सबकॉन्शियस ब्रेन में हो क्या रहा है। तो मानसी जी एक बात बताइए, ये तो आपने सारा जो मुझे बताया मेरे को समझ में आया, बट टेक्निकलिटी वाइज जैसे कोई भी आपके पास आता है, आप कहते हो कि खुद ही सीखो यार, तुम खुद करना सीखो, मेरे पास बार बार आने की तुम्हें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो हाउ डज इट गो, मतलब कैसे वर्कआउट होता है? आप उनको क्लासेस देते हैं? आई डू कोर्सेज। अच्छा, कोर्सेज, 7 months प्रोग्राम्स। ओके। तो एक इंसान जो आपके पास आया उसको आप 7 महीने तक सिखाते हैं? 7 महीने तक मेरा इंटेंशन ये रहता है कि उनको इस लेवल तक ट्रेन करना कि वो खुद को हैंडल खुद से करें। अब बताओ ना, हम आई एम नॉट अगेंस्ट काउंसलर्स, आई एम नॉट अगेंस्ट हीलर्स, बट ये साइंस मेरा बर्थ राइट है, मेरी बॉडी के अंदर चल रहा है ना, तो इट्स माई बर्थ राइट। तो मुझे क्यों नहीं आई ये साइंस? ये साइंस मुझको बचपन में सीखना चाहिए था टेक्निकली, बट कोई स्कूल इसको इंकरेज नहीं करता। हम मॉरल साइंस की क्लासेस करते हैं स्कूल में, बट हम स्कूल में बच्चे को एनर्जी साइंस क्यों नहीं सिखाते हैं कि वो चलता फिरता मैनिफेस्टेशन मशीन बन जाएगा ना बच्चा। तो 7 मंथ्स का जो ये जैसे आपने बताया, इन 7 मंथ्स में मतलब यू टेक क्लासेस एवरी डे? नो, वंस अ वीक। हाफ डे वर्कशॉप होती है, वंस अ वीक। सो वी स्टार्ट विद, इसके अंदर बेसिकली हमारा जो व्हाट आर वी, सो अगर मैं खुद को बाइफिकेट करूंगी, आई एम EQ, IQ, PQ एंड SQ, इमोशनल कोशेंट, इंटेलिजेंट कोशेंट, फिजिकल कोशेंट एंड सोल कोशेंट। तो ये चारों एरियाज हम 7 महीने में करते हैं। इस पे चक्रा हीलिंग, शैडो वर्क, इनर चाइल्ड हीलिंग, रेकी, हम सब कुछ सीखते हैं, क्योंकि मेरा बिलीफ ये है कि ये सब आपके अंदर है और आपको आना चाहिए।
हमें क्यों हेल्प चाहिए किसी और काउंसलर की, किसी हीलर की हर टाइम, क्योंकि फिर आप लूप में फंस गए हो ना। सो मतलब इन 7 मंथ्स में आप अपने आप को थ्रू दीज टेक्निक्स हील करना सीखते हो, Yes. सीख जाते हो काइंड ऑफ। बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो 7 मंथ्स का जो कोर्स ऑफ टाइम होता है, एट द एंड ऑफ द 7th मंथ आप कुछ भी हील कर सकते हो अपनी बॉडी के अंदर। सी हीलिंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। मैं आज तक खुद को हील कर सो हीलिंग, आई रिमेंबर मेरी कोच हमेशा मुझको ये बोलती थी दैट हीलिंग इज लाइक अनियन पी, एक खोलोगे तो नेक्स्ट लेयर विल कम अप। हीलिंग चलती रहेगी पूरी लाइफ, आप जितना टाइम जिंदा हो आपकी हीलिंग चलती रहेगी, कुछ ना कुछ नया निकल कर आएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम सीधा मोक्ष ले लें और इसी जन्म में ऊपर पहुंच जाए, नॉट पॉसिबल, क्योंकि इस जन्म के खत्म कर लोगे तो पिछले जन्म के निकल के आ जाएंगे, राइट। बट 7 मंथ्स के बाद अगर एक इंसान ने 7 मंथ्स तक सेल्फ वर्क करा है, आई कैन गारंटी दिस मच कि उसको किसी की हेल्प नहीं चाहिए। जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी वो खुद सॉल्व कर सकता है, चाहे वो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम। चाहे वो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स। अब अगर हम थोड़ी बॉडी प्रॉब्लम्स की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल रेगुलर प्रॉब्लम जो है इंसान की बॉडी में, डायबिटीज़, अच्छा यू कैन मतलब डायबिटीज़ को भी आप रिवर्स कर सकते हैं थ्रू Absolutely. मैनिफेस्टेशन एंड थ्रू दिस नो, टेक्निक्स। डायबिटीज का साइंस क्या है? शुगर शुगर, बॉडी में एक्सेसिव बन रहा है। हाँ जी। एनर्जी वर्ल्ड से अगर आप समझोगे दैट मीन्स लाइफ में देयर इज लैक ऑफ स्वीटनेस, तो इसलिए बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल बन रहा है बॉडी के अंदर। पैनक्रियाज ग्लूकोज बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा, क्योंकि सेल्फ प्रेजर्वेशन हमारी ब्रेन का काम है। जहां आपकी बॉडी हिलेगी, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली वो चीज सेल्फ प्रेजर्वेशन के लिए प्रोड्यूस करने लग जाएगी। बट अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमारी बॉडी को समझ नहीं आ रहा कि इतना एक्सेसिव बनता जा रहा है एंड वी आर नॉट फीलिंग द स्वीटनेस इन आवर लाइफ, तो इसलिए शुगर बढ़ती चली जा रही है। सो द डे यू स्टार्ट हीलिंग दैट पैटर्न, एक पैटर्न है जिसकी वजह से ये केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है आपकी बॉडी में, इट्स जस्ट अ केमिकल। आप जितनी दवाइयां खाते हो वो क्या है? केमिकल। तो आपका ब्रेन खुद का ये सारे केमिकल्स बना सकता है। खुशी क्या है? केमिकल। दुख क्या है? केमिकल। अंदर से ही, हाँ। हम कहते हैं एड्रेनलिन रश, एड्रेनलिन क्या है? एक केमिकल। एंड आपका ब्रेन बना रहा है एड्रेनलिन। जब आपको डर लगता है और आपको भागना है एक सिचुएशन से, वो एनर्जी जो आपके अंदर प्रोड्यूस हो रही है, अगर आप उस समय अपना ब्लड टेस्ट करोगे, एड्रेनलिन प्रोड्यूस्ड होगा आपकी बॉडी में। तो वो कहाँ से आया? सो आई रिमेंबर आई हैड रेड अ एक्सपेरिमेंट, एक वेनम टेस्ट किया गया था। सो देयर वाज अ पर्सन जिसको फांसी की सजा हुई थी। थोड़ा डोज में दिया गया वेनम? नहीं, फांसी की सजा हुई थी। एंड उसको बोला गया, बिकॉज एक्सपेरिमेंट करना था, और उसको बोला आपको सांप से कटवा के मारा जाएगा। उसकी आंखें बांध दी गई, उसको रूम में छोड़ दिया गया, उसको कोई सांप से नहीं काटा, उसको 2 पिन इकट्ठी लेके सिर्फ एक जगह चुबो दी, और उसको नहीं पता था। उसकी बॉडी में इतना फियर क्रिएट हुआ कि मुझे सांप ने काट लिया है, कि जब वो मर गया उसकी ब्लड रेस्ट जो रिपोर्ट्स आई उसमें वेनम था। कहाँ से आया वो वेनम? एंड दिस इज अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बीइंग डन, इट्स ऑल ओवर द यूट्यूब। तो हमारा ब्रेन ही तो प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो ये स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, जो बीपी की प्रॉब्लम है, जो शुगर की प्रॉब्लम है, ये सब एक केमिकल है जो आपकी बॉडी एक्सेसिवली प्रोड्यूस कर रही है और कंज्यूम नहीं कर पा रही। एड्रेनलिन इज अ वेरी गुड केमिकल। अगर एथलीट के लिए वो एड्रेनलिन रश चाहिए, बट वो भाग के पूरा कर लेता है उसको। अब हम बैठे बैठे एंजाइटी में आए जा रहे हैं अपने बिलीफ सिस्टम्स की वजह से, फाइट एंड फ्लाइट में, और एड्रेनलिन बने जा रहा है। पर आप तो बैठे हो, यूज तो कर नहीं रहे ना। अब वो एक्सेसिवली बॉडी में प्रोड्यूस होगा तो बीमारियां बना देगा। तो मतलब कहने का ये, चलो डायबिटीज हो गई, फोबियाज भी खत्म हो जाते हैं? फोबियाज, एब्सोल्यूट फियर्स। फोबियाज क्या हैं? फियर्स, सारे तरीके के फियर्स। तो वो किसी ना किसी रूट कॉज की वजह से आ रहे हैं। आपको कोई अपना क्लाइंट या कोई ऐसा याद है जिसका फोबिया, कोई जैसे फॉर एग्जांपल लोगों को आजकल हाइट का फोबिया है, वर्टिगो है, प्लेन में बैठने से फोबिया है। मेरे को खुद अभी सडनली मेरे को वो फोबिया हो गया प्लेन में बैठने से। सो वो भी दूर हो जाता है उससे? सी, फोबियाज 2-3 तरीके से होते हैं। या तो बचपन में कुछ इंसिडेंट्स ऐसा हुआ, या जरूरी नहीं है आपके साथ हुआ। बचपन में कोई इंसिडेंट सुन लिया आपने, आपने देखा अपने सामने, वो भी इक्वल इम्पैक्ट देगा आपको। फोबियाज कैन बी कमिंग फ्रॉम पास्ट लाइफ्स आल्सो। पर वो सडनली, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ, मेरे को अराउंड 35 के बाद सडनली हो गया, उससे पहले तक नहीं था। ऐसा भी होता है? यस, क्योंकि जैसे अभी हम ब्रेन के बारे में बात कर रहे थे कि एक ब्रेन 21 ईयर्स तक तो डेवलप ही हो रही है। हाँ जी, राइट। अब 21 ईयर्स का ढक्कन हुआ बंद, अब हुई लाइफ चालू। अब जब लाइफ चालू होती है ना, तो पहले तो हमारे सेल्स बड़े फास्ट रीजेनरेट कर रहे हैं, तो हम मैनेज कर लेते हैं सब। हम इतने बोल्ड होते हैं, फिर वो जोश में भी होते हैं, हम सब मैनेज कर लेते हैं। बाय द एंड हम 30 साल तक पहुंचते हैं ना, लाइफ स्टार्ट्स गिविंग इट बैक।
अब वो सब चीजें जो बचपन से डर थे या जो भी हमारे बिलीफ सिस्टम्स थे हमारे सामने आने शुरू हो जाते हैं। जैसे जब इंसान शादी होती है और बच्चा होता है, नॉर्मली वही एज होती है 30s। ये वाली एज में आपका फर्स्ट चाइल्ड होता है, आपकी शादी हो चुकी होती है, एंड नाउ लाइफ स्टार्ट शोइंग अप। एंड इंसिडेंट्स इसलिए नहीं आ रहे हैं कि आपसे वो दुश्मनी है, इंसिडेंट्स इसलिए आ रहे थे कि आपको दिखाने के लिए एज अ मिरर कि आपके अंदर ये है, इसको ठीक कर लो ना, प्रॉब्लम क्या है। सो इफ आई एम अट्रैक्टिंग अ पर्सन जो अब्यूसिव है, सो मे बी कहीं ना कहीं मेरे अंदर सेल्फ अब्यूज है, मैं अब्यूज को टॉलरेट करती हूँ क्योंकि बचपन से शायद मार पड़ी होगी या बचपन से बहुत माँ बाप ने उल्टा बोला, फिर में हिम्मत ही नहीं हुई बोलने की कभी। सो नाउ द लाइफ स्टार्ट्स शोइंग अप ऐसी फियर्स। अब सेल्स धीरे 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 स्लो डाउन होने शुरू हो जाते हैं 30-35 के आसपास। तो जैसे जैसे वो धीरे होते हैं उनका असर ज्यादा होना शुरू हो जाता है हमारा। तो जो इंफॉर्मेशन थी सेल्स में, डर, दैट स्टार्ट शोइंग अप। तो व्हाट आर सेल्स? सेल्स में सारा इंफॉर्मेशन ही तो है आपका। 70% वाटर सेल्स आर मेड अप ऑफ। वाटर हैज द टेंडेंसी टू स्टोर मेमोरी। तो आपका सारी लाइफ की मेमोरीज आपके सेल्स में है, एंड दैट इंफॉर्मेशन स्टार्ट्स शोइंग अप आफ्टर 30-35, एंड वो फोबियाज बन के दिखती है, फियर्स बन के दिखती है, अननेसेसरी एंग्जाइटीज निकलती हैं। दैट्स ऑल योर सेल्स आर ट्राइंग टू टेल यू दैट दिस इज ट्रैप्ड। निकालो ना, प्रोसेस करो ना। आपके पास कुछ क्लाइंट्स या कुछ लोग आदतें छुड़ाने भी आते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एडिक्शंस, लॉट ऑफ, एंड इट वर्क्स ऑन एडिक्शंस आल्सो। एडिक्शंस के लिए सबसे अच्छा तरीका है चक्रा वर्क। ओके। बिकॉज व्हेन वी अंडरस्टैंड चक्रास, एवरी चक्रा इज लाइक अ नैनो ब्रेन। तो एडिक्शन भी एक पैटर्न है, और क्या है किसी। और एडिक्शन सिर्फ स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं होता, बहुत टाइप के हैं। एडिक्शन कैन बी वॉचिंग टीवी, एडिक्शन कैन बी स्टेइंग अलोन। अच्छा। जिन लोगों को किसी की कंपनी नहीं चाहिए और उनको अकेला रहना बहुत अच्छा लगता है, सो वो एडिक्शन है एक। स्लीपिंग कैन बी एन एडिक्शन, ईटिंग कैन बी एन एडिक्शन। तो एडिक्शन सिर्फ एक तरीके की नहीं होती, हम बड़ा नैरो कर देते हैं, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग या ड्रग्स आजकल ये एडिक्शन है। इससे बहुत खतरनाक एडिक्शंस और भी हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। सो एंगर कैन बी एन एडिक्शन। सो कई लोग होते हैं जिनको जब भी आप बात करोगे गुस्सा आएगा, रिएक्शन गुस्से में ही आता है। तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या बात कर रहे हो, वो दिमाग भी नहीं लगाना चाहते आपकी बात पे, एक ऑटोमेटेड गुस्सा निकल के आता है। इरिटेशन कैन बी एडिक्शन। आजकल लोग इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। तो एडिक्शन है, पैटर्न है, पैटर्न है, इट्स अ पैटर्न। तो हम इस पैटर्न को रियलाइन करते हैं, पैटर्न को ब्रेक करते हैं पुराना वाला, एंड दैट विल ओनली ब्रेक विद अवेयरनेस। जब आपने स्टार्ट किया अराउंड 8 years बैक, व्हेन यू स्टार्टेड डूइंग दिस, सबसे पहला आपने अपने आप को क्या हील, खुद को क्या हील किया? मैंने बहुत सारी चीजें हील करी। एक्चुअली ये जर्नी स्टार्ट हुई थी खुद के लिए। अच्छा। ऑनेस्टली हीलिंग की जर्नी स्टार्ट हुई थी खुद के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं प्रोफेशनली ये काम करूँगी, क्योंकि लकीली आई थिंक बहुत लाइफ सॉर्टेड थी। मैं ये नहीं बोलूँगी, मैं सुनती हूँ सब लोगों की बड़ी ट्रैजिक लाइफ होती है तब वो हीलिंग में आते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। आई वॉज वेरी सॉर्टेड इन माई लाइफ। बट जैसे बच्चा हुआ मेरा फर्स्ट चाइल्ड, मेरा एंगर का पैटर्न बहुत आ गया, विच इज़ नॉट मी। तो मुझे रियलाइज हुआ मैं कभी गुस्से वाली नहीं थी पहले, बट बहुत एंगर का पैटर्न आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। मुझे इतनी छोटी छोटी बातों पे अपने बच्चे पे गुस्सा आ जाता था, मैं डांट देती थी, एंड वो मुझे डिस्टर्ब करता था कि मैं नहीं हूँ ये। पर प्रॉब्लम ये थी मैं नहीं थी। मैंने बचपन से आज तक सप्रेस कर रखा था वो एंगर, जो अब निकल के मेरे बच्चे के आगे आ रहा था। वाई? बिकॉज अथॉरिटी उसी के आगे है। बाकी सबसे छोटी थी, दिखा नहीं सकती थी, ये मुझसे छोटा आया है, चलो। वो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको प्रेस किया जा रहा था, इतना सप्रेस था कि वो सारा आउटबर्स्ट मेरे बच्चे पे होने लग गया। एंड दैट वाज द टाइम आई फेल्ट कि नहीं, समथिंग इज नॉट वर्किंग राइट। एंड हीलिंग रियली हेल्प्ड मी टू कंट्रोल माई एंगर, नॉट कंट्रोल, आई विल से मैनेज माई एंगर। एंगर आएगा, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा नहीं है कि इंसान में गुस्सा नहीं आएगा। एंगर इज ऑल्सो एन इमोशन लाइक हैप्पीनेस, जॉय। बट उसको मैनेज कैसे करना है, मैं उसको प्रोसेस करूं या प्रोजेक्ट करूं किसी पे। पहले मैं थोप देती थी किसी पे भी, बट टुडे आई नो हाउ टू मैनेज इट। सो आपके हिसाब से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, एट व्हाट एज मतलब पीपल शुड स्टार्ट लर्निंग दिस? मतलब 15-16 साल? आई विश टीनेज 13 years। 13। यस, बिकॉज तब कॉन्शियस ब्रेन स्टार्ट हो चुका है। टिल 14 आपका कॉन्शियस ब्रेन अच्छा खासा बन जाता है। कॉन्शियस ब्रेन बन चुका है। नाउ द चाइल्ड, अगर मतलब मुझे ऐसा लगता है मुझे कोई बचपन में क्यों नहीं सिखाया मुझको ये सब।
अगर मुझे उस टाइम पता होता कि व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद मी, क्योंकि वो बड़ी कंफ्यूज स्टेज थी, टीनेजर्स हम सबके बड़ी कंफ्यूजन था, पेरेंट्स पूरी बात करते नहीं थे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इंटरनेट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देता, विच इज मोर डेंजरस। मोर डेंजरस। तो हमारे लिए सेफ जोन क्या था बात करने का? अपने दोस्त दोस्त, जिनको उतना ही आता है जितना हमको आता है, और वो हमारे लिए बाबा बन जाते थे। वो बाबा बन जाते थे और वो हमारी बात को हाँ में हाँ करते थे। बट दैट टाइम अगर वो अवेयरनेस क्रिएट हो जाती दैट व्हाट आई एम फीलिंग इज राइट, मैं गलत नहीं हूँ जो मैं फील कर रहा हाँ हूँ, जी। हम तो रॉन्गनेस देते थे ना, ये फील करना भी गलत है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल जब हम टीनेज में आते हैं, टॉकिंग अबाउट सेक्स, टॉकिंग अबाउट दोज फीलिंग्स, कितना मुश्किल होता था बात करना खुल के इस बारे में, इम्पॉसिबल था। बट दैट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग। तो ये चीजें हमको सिखाती हैं दैट एवरीथिंग व्हाट यू आर फीलिंग इज राइट, एक्नॉलेज करो ना, प्रोसेस करो। तो आई ऑलवेज फील जो टीनेज ग्रुप आता है वहां से स्टार्ट अगर हम करें, स्टार्ट विद लिटिल बिट ऑफ चक्रा वर्क, स्टार्ट विद लिटिल बिट ऑफ अवेयरनेस वर्क। एक बच्चे का लेवल जब तक वो 21 साल का होता है ना, बहुत डिफरेंट हो चुका होता है, करेक्ट, बिल्कुल सही। बिकॉज दिस आई एक्सपेरिमेंटेड विद माई किड्स। सो नाउ माई सन इज 17 years old. हो, अच्छा। एंड आई रियलाइज कि इन लास्ट 5 years मैंने जितना चेंज उसमें देखा है, एंड जो मैं थी अपने टाइम पे जब व्हेन आई वाज 17 आई वाज वेरी अनअवेयर। आज जब वो सैड फील कर रहा है तो वो मुझ पे मेरे पास आके बोलता है, मॉम आई एम सैड, आई जस्ट नीड टू सिट विद यू। अब उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए, एक्नॉलेज वो खुद को कर रहा है कि मैं सैडनेस फील कर रहा हूँ, और वो खुल के मांग रहा है कि सिट विद मी, टॉक टू मी, जस्ट हग मी। तो बच्चा अपना नीड फीड ले रहा है मुझसे बहुत अच्छे से। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों को अगर बुरा लगता था तो हम एक मास्क पहन लेते थे कि माँ बाप को पता ना चले, हम बात ही नहीं करते थे उस बारे में, करना बंद कर देते थे, बट हम अपने अंदर ट्रैप कर देते थे उस इमोशन को, प्रोसेस नहीं करते थे। आई रिमेम्बर, मैंने तो कई बार हुआ है, मैंने अपने माँ बाप से 10-10 दिन बात नहीं करी है, ड्यू टू आई डोंट नो क्यों। पर वो 10 दिन बैठ के अपने अंदर सेल्फ टॉक कितनी करी, एंड दैट्स ऑल दैट इज रिफ्लेक्टिंग इन योर पर्सनालिटी। अभी आपने मुझे बोला मेरा ब्रेन रुकता नहीं है, चलता रहता है, दैट्स बिकॉज वो जो 10-10 दिन आपने बात नहीं करी, प्रोसेस नहीं करी, वो अंदर ही ट्रैप हो गया है। ब्रेन ने एक सेल्फ टॉक का पैटर्न बना लिया है। सो अब मानसी जी थोड़ा पर्टिकुलर टेक्निकल चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे साउंड हीलिंग। ये अपने आप में एक बहुत ही सुनने में भी बड़ा अच्छा शब्द है कि साउंड से हील किया जाएगा आपको। तो साउंड हीलिंग में आप किसी टाइप के इक्विपमेंट का यूज़ करते हो? Yeah, there are a lot of equipments. Singing bowls, gong, drumming, so handpan, then koshi chimes. A lot of instruments that are used together. And पूरा साइंस है उसका कि हम साउंड हीलिंग में एक प्रॉपर सिर्फ मेथड नहीं है, एक प्रॉपर साइंस है कि साउंड मीन्स फ्रीक्वेंसी। हर साउंड सुन के आपको एक फ्रीक्वेंसी समझ आता है। तभी डिस्को में एक पर्टिकुलर काइंड की फ्रीक्वेंसी बजती है और मंदिर में एक पर्टिकुलर टाइप की फ्रीक्वेंसी होती है। वो सब साउंड से हो रही है। जो घंटी की साउंड क्रिएट कर रही है वो मंदिर की फ्रीक्वेंसी है, और जो एक टेक्नो साउंड बन रहा है वो एक डिस्को का फ्रीक्वेंसी है। लाइक डिस्को के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है उसको सुन के आपके अंदर कुछ अलग डांस वाली फील आती है, एंजॉयमेंट। मंदिर में जब शाम को आरती हो रही होती है उसके अंदर एक अलग टाइप की शांति। सो दैट इज बेसिकली, इसको एंट्रेनमेंट कहते हैं। सो जब कोई फ्रीक्वेंसी हम बजाते हैं बाहर एंड उसका एंट्रेनमेंट हमारे अंदर की फ्रीक्वेंसी के साथ होता है, तो वो एंटेंगलमेंट होता है और हमारा फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाता है। तभी अगर आपका मूड बहुत खराब हो एंड सडनली आप सी के साइड पे जाके बैठ जाओ, सडनली मूड चेंज हो जाता है। आप एक अच्छा म्यूजिक सुन लो, आपका मूड चेंज हो जाता है। तो क्या था, ये फ्रीक्वेंसी का एंट्रेनमेंट हुआ। साउंड थेरेपी एग्जैक्टली इसी काम पे होती है कि हम बाहर से जो साउंड बजाते हैं वो साउंड आपके इंटरनल ऑर्गन्स, चक्रास को इंट्रेन करती है और उनको उस अपने राइट फ्रीक्वेंसी पे ले आती है, एंड दैट्स व्हाई यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट इट। सेकेंड, जो हम साउंड बजाते हैं इट अनलॉक्स द इंफॉर्मेशन ऑफ योर सेल्स। ये बहुत कम लोग बताते हैं, बात नहीं करते हैं इस बारे में। साउंड थेरेपी का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे साथ एक बीमारी लेकर आओगे और बोलोगे मेरी साउंड थेरेपी करो और मैं एक साउंड थेरेपी करूँगी आप हील हो जाओगे, नहीं। साउंड थेरेपी से इंफॉर्मेशन अनलॉक होती है, इंफॉर्मेशन जो आपके सेल्स में स्टोर्ड है। तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, उनमें सब में इंफॉर्मेशन है। बट द मिनट आई प्ले द साउंड थेरेपी विद एन इंटेंशन,
आपका इंफॉर्मेशन निकल के आएगा, आपको अवेयरनेस आनी शुरू हो जाएगी, आपको रियलाइजेशंस आनी शुरू हो जाएंगी. समटाइम्स जो लोग विजन्स में बहुत अच्छे हैं, जो फोटोजेनिक मेमोरीज हैं, उनको पिक्चर्स दिखनी शुरू हो जाती हैं. Okay. दे स्टार्ट सीइंग विजन्स. अब अनलॉक जैसी हो गई, देन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ साउंड थेरेपी इज टू open it and heal it. Heal it. Cure the thing. Cure the. So then the gong comes in place. Okay. तो हर इंस्ट्रूमेंट का अपना काम है. So open करने के लिए काइंड ऑफ टैप स्टार्ट करने के लिए देयर इज अ इंस्ट्रूमेंट. Yes. देन क्योरिंग के लिए देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट. There is instrument also, but I will still say कि एक साउंड थेरेपी में क्योर नहीं होता. नहीं होगा. इंफॉर्मेशन सरफेस होती है, then you have to cure it, you have to heal it. पर एक साउंड थेरेपी में आपको ये पता चल जाएगा देयर इज समथिंग हैपनिंग. You will get awareness also. एक साउंड थेरेपी आपको अवेयरनेस भी क्रिएट कर सकती है. ओके. डिपेंड्स आप कितने सरेंडर मोड में रेडी हो. मोड में रेडी हो. बिलीफ भी तो होना चाहिए ना. बिलीफ बहुत जरूरी है. देखो डॉक्टर की दवाई भी तब लगती है जब उस डॉक्टर पे विश्वास है. विश्वास है. आप डॉक्टर के पास जाओ बोल के कि ये डॉक्टर बेकार है, तो उसकी दवाई कभी नहीं लगने वाली आपको. अक्सर जो आज का जो माहौल है ना, लोग एक तो बिलीव करना नहीं चाहते. लोगों को ये लगता है यार आंख बंद करके मेडिटेशन करके क्या ही हो जाएगा, या अंदर से अपने आप को हील करके हम क्या हासिल कर लेंगे. पर वही जैसा आपने इतनी देर से जो समझाने की कोशिश करी है कि बीमारी आपने खुद पैदा की हुई है, उसको ठीक करना. नहीं, बट आई विल सपोर्ट पीपल लाइक दोस. मैं ऐसी खुद हूँ. अच्छा. जिस चीज के ऊपर मेरे को आंसर नहीं मिलता है, रीजनिंग नहीं मिलती, इट्स डिफिकल्ट टू बिलीव. एंड आई थिंक हमारी जनरेशन ऐसी है आज. हमारी आगे वाली जनरेशन तो बहुत ज्यादा है, हर चीज से पहले क्यों. बट अगर आप एक्चुअल साइंस में जाएंगे, एनर्जी वर्क के, हर चीज का आंसर है. हर चीज का साइंस है कि आप ये कर रहे हो तो आप ये क्यों कर रहे हो और क्या हो रहा है. हमारे जितने पुराने बिलीव्स थे जो हमारे को बोले जाते थे, रात को नेल्स नहीं काटने हैं या कुछ, सबके पीछे साइंस है. पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, आप नेल्स काटते थे, वो इधर उधर गिरते थे, उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कहते थे रात को नहीं धोना, रात को नेल्स मत काटो, कपड़े नहीं धोना थर्सडे को. साइंस था ना. एक कम्युनिटी के अंदर एक दिन बना दिया गया था कि इस दिन हम वाटर प्रिजर्व करेंगे. पर आज हमें कोई साइंस नहीं पता पीछे की, हमें बिलीफ नहीं पता पीछे का, और हम ना बस मान रहे हैं. अब जब हम तोड़ते हैं उस बिलीफ को तो हमें वहम आता है कि अरे हमसे गलती होगी, अब तो कुछ गलत होगा. सो टेक्निकली हर चीज के पीछे साइंस है. एंड आई एम अ पर्सन हु गोज विद साइंस. माय कोर्स इज आल्सो डिजाइन्ड एवरीथिंग अराउंड साइंस. सो कोर्स में तो ठीक है, लोग 7 मंथ्स के लिए आपके पास, पर रेगुलर हीलिंग के लिए लोग आते हैं आपके पास. बिल्कुल. वन ऑन वंस के लिए आते रहते हैं. सो 1-on-1 हीलिंग में कोई आपको कोई ऐसा केस या कोई ऐसा इंसान याद है जिसकी कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कहीं ठीक नहीं हुई वो ठीक हो गई हो? एक कोई आप. सो या बहुत हर आई थिंक हर केस बड़ा स्पेशल होता है. कोई केस? सो देयर वाज वन केस, वुमेन हैड कम टू मी एंड वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी. ओह. एंड प्रेगनेंसी होती थी तो अबॉर्शन हो जाता था. एंड ये बहुत रेगुलर 4 अबॉर्शंस हो चुके थे उनके. प्रेग्नेंट पहले तो होना बहुत मुश्किल, फिर बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट्स के बाद, IVF के बाद वो अगर प्रेग्नेंट भी हो जाती थी तो सस्टेन नहीं करता था. तो वो हाँ मैं समझ सकता हूँ. ठीक है. तो when I tapped into her subconscious, she had a very very strong belief, बचपन से उसको दिया गया that I'm not beautiful. और वो उस बिलीफ के साथ बचपन से अपने पेरेंट्स को मतलब ब्लेम कर रही थी कि बच्चा पैदा क्यों करा, जब प्यार नहीं करना था और जब तमियाँ निकालनी थी. अब उसको ये फियर था कि अगर मेरा बच्चा सुंदर नहीं हुआ तो, एंड बिकॉज ऑफ दैट फियर बॉडी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट करी जा रही थी उस प्रेगनेंसी को, क्योंकि फियर इतना ज़्यादा था कि मेरा बच्चा अगर सुंदर नहीं हुआ या मेरा बच्चा अगर हुआ तो मैं उसको इतना प्यार ना कर पाई तो वो मुझे कहीं ब्लेम ना करे, बिकॉज शी हैड बीन ब्लेमिंग हर पेरेंट्स सिंस हर चाइल्डहुड. वी हील्ड इट. सबसे पहले सेल्फ लव क्रिएट करना उसके लिए, टू एक्सेप्ट हर सेल्फ द वे शी इज, ओनली देन शी कैन एक्सेप्ट द चाइल्ड. एंड वी हील्ड दैट एरिया ऑफ हर्स. शी गॉट प्रेग्नेंट. एंड ये पहला केस नहीं है, ऐसे बहुत केसेस आते हैं जहाँ पे हम सिस्ट की प्रॉब्लम्स. अच्छा, सिस्ट की प्रॉब्लम. इवन सिस्ट, यूट्रस में सिस्ट्स हैं, ओवरीज के पास सिस्ट हैं, एंड हम लोग जब उनको हील करने बैठते हैं सो कहीं ना कहीं देयर इज लॉट ऑफ एंगर ट्रैप फॉर द मदर, बिकॉज ये सारा एरिया इज फॉर द फेमिनिन चक्रा, द सेक्रल चक्रा. एंड जैसे हम वो मदर वाला एरिया को हील करते हैं, सिस्ट का साइज, आई हैव गॉट रिपोर्ट्स जिसमें सिस्ट का साइज श्रिंक कर गया एकदम, विदाउट एनी मेडिकेशन. विदाउट एनी मेडिकेशन.
सो व्हेन यू विल गो एंड आई थिंक ऑल ओवर इंटरनेट अगर आप देखोगे ना, बहुत बड़े बड़े हीलर्स बैठे हैं दुनिया में एंड दे डन मिरेकल्स, बट इट्स नॉट देम डूइंग द मिरेकल, इट्स यू आर डूइंग द मिरेकल टू योर बॉडी. जो आपको पता ही नहीं था कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है, कुछ भी कर सकता कुछ भी कर सकता है. है. सो देयर इज अनदर क्लाइंट ऑफ माइन जिसके ब्रेन में इन्फ्लेमेशन था अच्छा. एंड बंद गोभी के कीड़े की वजह से हुआ था एंड फॉर लॉट ऑफ इयर्स शी हैड बीन स्ट्रगलिंग. तो पहले उसको ये फेयर होता था कि मैं कहीं अकेले नहीं जा सकती हूँ, या जब भी थोड़ी एंग्जाइटी हो जाती थी वो फेंट हो जाती थी, उसको फिट आ जाता था. एंड व्हेन शी केम फॉर माय रिट्रीट फॉर द फर्स्ट टाइम, 7 महीने लगे उसको इस प्रोग्राम पे डालने के लिए, सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन करने के लिए दैट आई एम एब्सोल्युटली फाइन. ओके. ठीक होने के बाद भी एक फियर रहता था कि मैं ठीक नहीं हूँ पूरा. तो वो वॉर्म जो था उनके माइंड में वो मर चुका था. निकल चुका था, क्लियर हो चुका था, बट इन्फ्लेमेशन वाज देयर. अच्छा. इन्फ्लेमेशन वाज स्टिल देयर. ठीक है, ठीक है. एंड व्हेन शी रियलाइज्ड द पावर ऑफ हर ब्रेन, उसने अपनी इन्फ्लेमेशन भी कम करी, अकेली रिट्रीट पे गई अच्छा. विदाउट एनीबडी फ्रॉम द फैमिली. आज तक कभी नहीं गई थी वो. अच्छा. एंड टुडे आई डोंट सी अनदर पर्सन हु इज मोर स्ट्रॉन्गर देन हर. And she's healed, I think, 80% of her problem in 7 months. Not 7, I will say 9 to 10 months. अच्छा. But then you have to really do your self work. सिर्फ ज्ञान ना कॉन्शियस लेवल पे रहता है, सबकॉन्शियस लेवल पे नहीं जाता है. सबकॉन्शियस लेवल पे सब अपना सेल्फ वर्क जाता है. अच्छा, अगर जैसे हम इतनी थेरेपीज और मैनिफेस्टेशन और साउंड थेरेपी की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हमारे पॉडकास्ट देख रहे होंगे, उनको अगर आप कोई डेली रिचुअल मॉर्निंग उठने, जब वो उठें कि चलो एटलीस्ट 7 मंथ की, तो कौन आए कौन नहीं आए डोंट नो, पर कुछ अगर उनको आप बताना चाहो कि डेली उठते टाइम और सोते टाइम ये करो, कम से कम कुछ तुम्हारा भला हो जाएगा. बहुत भला होगा, कुछ नहीं बहुत भला होगा. बताइए प्लीज. So 2 things I will tell. First thing in the morning when you get up, gratitude. टुवर्ड्स एवरीवन, यूनिवर्स, गॉड, Universe, God, Mom, Santa Dad, Claus, जिसको मानते हो. जिसको मानते See, understand what is gratitude. Gratitude is a highest frequency. ओके. तो आपने उठते ही ना, जैसे अपना बॉडी का और अपनी लाइफ का चैनल रीसेट कर दिया एक फ्रीक्वेंसी पे. अब पूरा दिन वही फ्रीक्वेंसी बजने वाली है. तो आप उठते ही, हम क्या करते हैं, हम उठते हैं और उठते ही फ़ोन देखते हैं या काम की बातें सोचते हैं. तो हमने उठते ही चैनल कौन सा लगा दिया, लोअर फ्रीक्वेंसी का, टेंशन का, एंग्जाइटी का, या बिल्कुल ही वेली चीज़ों का. आप इंस्टाग्राम खोल के देखते हो, 4 जनों की रील्स देखते हो, फिर आपको परेशानी होती है कि ये वहाँ घूम रहा है. तो आपने उठते ही एक अपने लिए एक रिदम सेट कर दी है. कोई ना कोई बैड न्यूज़ भी आई जाती है. न्यूज़, लोगों को उठते ही न्यूज़ देखना होता है, पता नहीं क्यों. हाँ. एंड आपने जब ग्रैटिट्यूड किया, ग्रैटिट्यूड इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. एंड टेक्निकली आपके पास कितना है, सिर्फ पैसे की बात नहीं है या सिर्फ करियर की बात नहीं है. ग्रैटिट्यूड फॉर दिस बॉडी, फॉर दिस बेड वेयर आई एम स्लीपिंग, दिस हाउस. अगर आप करने बैठोगे तो 2 घंटे तक ग्रैटिट्यूड करते रह सकते हो. कितने लोग, कितनी चीज़ें हैं, पर हम ध्यान नहीं देते उन चीज़ों की तरफ. सही बात है. एंड एनर्जी का ना एक रूल है, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज एंड इट ग्रोज. तो अब आप कहाँ पे फोकस दे रहे हो, जो चीज़ें अच्छी हैं लाइफ की, ना कि जो बुरी हैं. उठते ही आप वो काम नहीं कर रहे हो, तो आपने एक रिदम सेट कर दी पूरे दिन की. नाउ द होल डे विल फ्लो लाइक दैट. सेकेंड, उठते ही विजुअलाइज व्हाट काइंड ऑफ अ डे यू वांट. अभी हम ना आंखें बंद करके सबकॉन्शियस ब्रेन से चल रहे हैं, जो आएगा देखा जाएगा, आने दो. जब हम उठते ही, एंड हाउ टू ट्रेन योर सेल्फ, सीधा उठते ही ये मत करो कि आप अपने आप नया नया बहुत बड़ा कुछ सोच रहे हो. ब्रेन अगेन कहेगी ये तो विश्वास ही नहीं हो सकता. उठते ही खुद से पूछो, व्हाट इफ टुडे आई अर्न दिस मच अमाउंट, व्हाट इफ टुडे द होल डे आई एम वेरी एक्टिव एंड आई वॉक दिस मेनी स्टेप्स. आपको वेट लूज करना है फॉर एग्जाम्पल, तो आप अपने आप से ना व्हाट इफ करके पूछो, तो ब्रेन को ना आप थोड़ा सा ट्रिक कर लेते हो. इट्स अ हैक. तो ब्रेन को लगता है चलिए तो गेम है. तो मतलब मैं ये बोलूं कि यार क्या हो अगर आज मेरे पास 10 लाख रुपए आ जाए सडन, आज आ जाएं, एंड देन क्रिएट दैट फीलिंग. सी वाइब्रेशन कैसे बनता है, थॉट एंड फीलिंग व्हेन कम्स टुगेदर अ वाइब्रेशन इज क्रिएटेड. तो थॉट डाली व्हाट इफ करके, फिर एक फीलिंग क्रिएट हुई. अगर हम अभी भी कुछ आंख बंद करके सोचते हैं तो सडनली एक फीलिंग आती है. मेरे को वो फीलिंग क्रिएट करनी है सिर्फ अपने अंदर. एंड सरेंडर, अब छोड़ दो. ठीक है. सेड इट एंड फॉरगेट इट ठीक है. एंड सी हाउ योर डे फ्लोज.
सिर्फ अगर आप ये 2 चीज़ें, आपको आधा घंटा लगेगा मैक्सिमम है। आपने कॉस्ट सेट कर दिया दिन का, तो होल डे फ्लोज। एंड मुझे ऐसा लगता है आधी ज़्यादा चीज़ों में तो आपको कोई हीलिंग, कोई थेरेपी भी नहीं चाहिए होगी उसके बाद, अगर आपका एक पैटर्न ऐसा बन जाए। सो एवरीथिंग इज नॉट अबाउट हीलिंग। कितने लोग, पुराने लोग कहते थे शुक्राना करो, शुक्राना करो। साइंस है, उठते ही अपना फ्रीक्वेंसी सेट करो ना। सो बस उठते ही, काइंड ऑफ व्यूअर्स को समझाने के पर्पज से, उठते ही थैंक यू बोलो। विजुअलाइज इट ना, किस चीज़ के लिए बोल रहे हो। जिंदगी के लिए थैंक यू मैम, मेरी बॉडी स्वस्थ है, कुछ तो अच्छा भी हुआ होगा। तो अच्छा भी हुआ होगा और अच्छा होगा ही होगा। थैंक यू यूनिवर्स मेरे को ये जीवन देने के लिए, थैंक यू गॉड। ये सब करो और मैनिफेस्ट करो कि क्या हो अगर मेरे पास 10 लाख रुपए आ जाए, क्या हो अगर मेरा ये डील क्रैक हो जाए, हाउ वुड आई फील। फील इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फीलिंग क्रिएट नहीं हुई और ऊपर ऊपर से बोलते रहे, बिकॉज लोग सोचते हैं मैनिफेस्टेशन है पॉजिटिव थिंकिंग। मैनिफेस्टेशन को इतना लो ग्रेड ट्रीटमेंट मिलता है क्योंकि मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव थिंकिंग तो है ही नहीं। आप मैनिफेस्टेशन टेक्निकली रात दिन और रात, मतलब डे इन एंड डे आउट कर रहे हो। हाँ। आपकी लाइफ ही मैनिफेस्टेशन पे चल रही है। हाँ। पर हमको पता नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करना मैनिफेस्टेशन है। वो फ्रीक्वेंसी जो मेरे को वही वाली चीज ला कर दे जो मुझको चाहिए। राइट। अब आप गाड़ी में जा रहे थे, आप सैड सॉन्ग एफएम पे बजा के चल रहे हो, साथ वाली गाड़ी आती है, उस पर बहुत मजेदार गाना चल रहा है, यू वांट टू हियर दैट सॉन्ग, तो आप क्या करने वाले हो? अपना फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे ना, या उसकी गाड़ी में जाके बैठ जाओगे? नहीं, सही बात है, आप अपनी फ्रीक्वेंसी को ही बदलो। ये मैनिफेस्टेशन है ना, अपना फ्रीक्वेंसी को चेंज करो ना। एंड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? थॉट प्लस फीलिंग। बिना फीलिंग के अगर सिर्फ थॉट है, सो पॉजिटिव थिंकिंग इज ओनली थॉट। जब मैं कहती हूँ पॉजिटिव थिंकिंग करो तो सिर्फ सोच रहे हो आप, फीलिंग तो क्रिएट ही नहीं कर रहे। बट जिन चीजों में फीलिंग क्रिएट हो गई, फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा था मुझे बहुत पैसे मिल जाए, फीलिंग आई पागल है क्या मांग रहा है, गया वही बनेगा, बिकॉज फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मानसी जी, जो आपने मैनिफेस्टेशन की टेक्निक समझाई, बहुत मतलब इजी भी है और ट्राई करने में भी कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं। आई थिंक व्यूअर्स को काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस आदमी का टाइम थोड़ा सा ख़राब चल रहा होता है, वो जितना मर्जी कोशिश कर ले, मैनिफेस्ट नहीं कर पाता समहाउ। मुझे नहीं मालूम उसका क्या लॉजिक है, उसके दिमाग में ना नेगेटिविटी या काला बादल, शुद्ध हिंदी भाषा में, छाया रहता है। सो ऐसे लोग जो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे और जिनके दिमाग में नेगेटिविटी और पार हो रखी है, उनको अगर मैनिफेस्ट करना हो या उनको अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी हो, उसका भी कोई क्या बोलते हैं उसे, कोई ट्रिक है? सी अंडरस्टैंड, पहले हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ जो गलत हमारी लाइफ में आ रही है वो आ क्यों रही है। ये बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी चीज़ लाइफ में आती है ना, 2 रीज़न से आती है। या तो आपको कोई कर्मा सॉल्व करके जा रही है, या दूसरा आपको कुछ सिखाने आई है, और कोई रीज़न नहीं है। कुछ भी कोइंसिडेंटल नहीं होता। तो जब टाइम ख़राब चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम आई, फॉर एग्जांपल आज मैं गई और एक नुकसान हो गया, सो मेरे पास 2 ऑप्शन है। या तो मैं उसके बारे में क्रिप करूं, परेशान हूं, रोऊं धोऊं, 500 लोगों को कॉल करके बताऊं, ये गुस्सा दिखाऊं, नेगेटिव और बुरी फ्रीक्वेंसी बाहर भेजूं। राइट। तो जब मैं इतनी ज़्यादा और भेजूंगी तो वापसी क्या आएगा? सेम आएगा। हाँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं एक बार पॉज करूं, पूरी पिक्चर से बाहर निकल के, जैसे मूवी देखते हैं ना, उस पूरी सिचुएशन को फिर से देखो, बट नाउ बाहर से। जैसे हम मूवी देखने जाते हैं, आप मूवी देखने जाते हो तो आप अटैच थोड़ी होते हो। आप बाहर से देख रहे हो ना, आप उसी पूरी सिचुएशन को बाहर से देखो और एक क्वेश्चन करो, व्हाट इज दिस टीचिंग मी? आपको आंसर मिलेगा। अच्छा। बिकॉज लाइफ आपको हर टाइम कुछ सिखा रही है। तो जब हम कहते हैं सिखा रही है, दैट मीन्स कि लाइफ में पेपर दे रहा था, एग्जाम पहली बारी में जब क्लियर कर लिया, बहुत अच्छे हो गया। अगर आप क्लियर नहीं करते हो तो रीटेस्ट आता है। करेक्ट। रीटेस्ट मुश्किल होता है, आप फिर फेल हो जाते हो, फिर आप तीसरी बार अटेम्प्ट करते हो और मुश्किल। सो लाइफ में बिकम्स हार्डर एंड हार्डर, क्योंकि आप लेसन नहीं सीख रहे हो। तो आपको सिर्फ लेसन सीखना है, तो पूछ लो ना पहली बारी में कि व्हाट इज दिस टीचिंग मी। आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, कोई ना कोई आंसर मिलेगा, एंड दैट्स अ लर्निंग जो आपको सीखनी थी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और आप नहीं सीख रहे हो, इसलिए बार बार तभी लोग बार बार नुकसान करते हैं बिजनेस में। एक बिजनेस करा नुकसान, दूसरा बिजनेस करा बढ़ गया, फिर नुकसान, खत्म। ये एक पैटर्न है। मैंने बहुत लोगों में पैटर्न देखा है, बढ़ते हैं
और फिर गिर जाते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर गिर जाते हैं। ऐसी हेल्थ को लेकर एक बीमारी हटती है, दूसरी आ जाती है। मे बी लाइफ वाज टीचिंग यू, यू नो, पॉज एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर हेल्थ, गिव मोर टाइम टू योर हेल्थ, पर आपने ध्यान ही नहीं दिया। इंस्टेंट दवाइयाँ खा ली, सर्जरी भी करा ली, घुटने में दर्द हो रहा था, हमने सर्जरी करा लिया, अब घुटने का दर्द तो ठीक हो गया, बैक में पेन शुरू हो गया, या रिस्ट में आ गया, या कोई और बीमारी आ गई। सो वो बीमारी बार बार आके आपको सिखा रही थी करेक्ट, टाइम टू लुक इनसाइड, टाइम टू हील योरसेल्फ, टाइम टू यू नो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, पर हमने नहीं देखा। बिजनेस आपको सिखा रहा था, मे बी अकाउंट्स के में और ज्यादा पक्के हो जाओ, मे बी लर्न टू डेलीगेट वर्क, ट्रस्ट पीपल, जो भी आपका लेसन है आपको मिलेगा। और दूसरा इज अकर्मा, बट हर चीज कर्मा नहीं होती, कर्मा एक बार होती है। हम सोचते हैं कर्मा वो है जो बार बार आ रहा है, बार बार कर्मा कभी नहीं आएगा। कर्मा विल ओनली कम वन, हिट यू वंस, गो, कर्मा सेटल्ड। पर अगर ये बार बार एक ही इंसिडेंट्स अलग अलग लोगों के साथ हो रहे हैं आपके, और बार बार नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं एक ही बारी में, जैसे बिजनेस में हर बार नुकसान हो रहा है, मार्क्स रेपिटेटिवली अच्छे नहीं आ रहे, रिलेशनशिप्स हर बार खराब हो रहे हैं, तो ये कर्मा नहीं है, ये पैटर्न है। आपको उस पैटर्न में जाना है कि क्या सिखाने आ रहा है मुझे पैटर्न। कर्मा होगा कि एक बंदा आया, आपके पैसे मारा और चल दिया, अब अगली बार लाइफ में आपने जितनी बार भी काम किया आप सक्सेसफुल हुए हो, पर वही अगर दोबारा आके मार के जा रहा है वो तो ये पैटर्न है कि आपका पैटर्न है, फिर दैट मीन्स आपने लेसन सीखा नहीं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कर्मा और पैटर्न में डिफरेंस समझना पड़ेगा आपको। तो मतलब जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि अगर नेगेटिव थॉट्स बार बार आ रही हैं, आस्क योरसेल्फ, आस्क योरसेल्फ, तो ये व्हाट इज दिस टीचिंग मी, एंड द मिनट यू विल अंडरस्टैंड कि मुझे क्या सिखा रहा है। सी अंडरस्टैंड, कोई भी मेरी लाइफ में जो आ रहा है ना वो मिरर है। सो हम कहते हैं यूनिवर्स इज होलोग्राफिक। होलोग्राफिक मतलब एक ही, जैसे होलोग्राफिक देखिए अपने हर एक इमेज में पूरी इमेज होती है, पूरी इमेज होती है और मिलकर एक इमेज बनती है। करेक्ट करेक्ट राइट। सो होलोग्राफिक का क्या मतलब है कि जो आप मेरी लाइफ में अगर आ रहे हो ना, तो आप मुझे वही दिखाओगे जो मेरे अंदर है। तो हो सकता है मैं आपकी लाइफ में बहुत ही स्वीट इंसान हूँ, पर कोई और इंसान है उसकी लाइफ में मुझसे ज्यादा घटिया इंसान ही नहीं है कोई और, मैं तो एक ही थी। मैं दोनों की लाइफ में अलग अलग शो अप कैसे कर रही हूँ। सही बात। सो एवरीबडी इज टीचिंग मी व्हाट इज इनसाइड मी। तो अगर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स अगर नहीं चल रहे हैं और आप परेशान हो उस चीज से, तो देखो ना कि ये रिलेशनशिप मुझको क्या सिखा रहा है मेरे बारे में। अगर आपको बंदा आके ब्लेम करे जा रहा है तो दैट मीन्स आप बहुत बड़े ब्लेमर हो। अरे एक बंदा आपको क्रिटिसाइज कर रहा है आके, तो दैट मीन्स आप बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हो, वो तो मिरर है। बड़ा डीप थॉट है ये, पर वैसे सोचने वाली बात है बिल्कुल। अगर आदमी इस तरीके से सोचे तो कमाल है फिर तो। अगर मेरे को हमेशा लगता है आप 4 जनों को खड़ा करिए, एक क्वेश्चन पूछिए कहाँ गए थे, चारों जने अलग आंसर देंगे। जिसका बिलीफ है कि मुझ पे कोई ट्रस्ट नहीं करता वो एकदम से ऑफेंडेड हो जाएगा कि आपको क्या मतलब है, मैं क्यों बताऊं मैं कहाँ गया था। तू कौन होता पूछने वाला। जिसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है वो बड़े कैजुअली आपको बताएगा मैं तो यहाँ गया था। जिसको फियर है क्योंकि उस बहुत बार उसको झूठ के इल्जाम पे डाला गया है, वो बातें घुमाने लग जाएगा। वो ना हम तो यहीं गए थे, फिर वो मुझे वहां मिल गया, वो मुझको वहां एक्सप्लेनेशन देनी शुरू कर देगा कि आप मुझ पर ट्रस्ट कर लो। सही बात है। क्वेश्चन तो एक ही था, व्हाई पीपल रिएक्टेड डिफरेंटली, क्योंकि उन्होंने सबने रिएक्शन दिया अपने अंदर से। करेक्ट करेक्ट। आई वॉज जस्ट अ मिरर, दैट क्वेश्चन वॉज अ मिरर फॉर यू। तो मानसी जी, अब जैसे हमने सारी टेक्निकलिटीज़ पे बात करी, पर लोग मतलब देखना चाहते हैं कि क्या होता है। तो जैसे हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, आपके हिसाब से कौन सबसे ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहा है आज की डेट में सेलिब्रिटीज़ में? अगर मैं देखूं तो शाहरुख खान। चाहे आपके हिसाब से ही इज द मैनिफेस्टेशन किंग। ही इज ऑलवेज बीइंग सेइंग आई एम द किंग। हाँ, कॉन्फिडेंस देखा उनका बोलने का, आई एम द किंग। आई एम द किंग। वो किंग ही है वो मानते हैं कि वो किंग है। हाँ। इसीलिए वो हैं इंडस्ट्री के किंग। बिसाइड्स हिम देयर सो मेनी अदर सेलिब्रिटीज जिन्होंने अपनी इंटरव्यूज में बताया है कि हाउ मैनिफेस्टेशन हैज हेल्प्ड देम। जिम कैरी इज वन ऑफ देम, अनुष्का शर्मा इज देयर, देन रणबीर सिंह। रणबीर सिंह वाज वेरी यंग जब उसकी बहनों ने यश चोपड़ा फिल्म्स, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका फोटोज उस पर उनकी एक्टर की जगह रणबीर सिंह की फोटो लगाकर उसको कार्ड दिया था, और उसने वो कार्ड अपने स्टडी पे लगा दिया था। एंड उसको फर्स्ट मूवी भी वहीं पे बैंड बाजा बारात मिली थी, जो नहीं नॉट बैंड बाजा बारात, इट वाज डिफरेंट मूवी। बैंड बाजा बाराती तो थी, यही थी ना फर्स्ट, इन दोनों की फर्स्ट थी आई थिंक, रणवीर सिंह एंड अनुष्का शर्मा। बैंड बाजा बारात। एंड ही टोल्ड दिस इन हिज इंटरव्यू। बट अगर आप एटीट्यूड देखोगे, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद शाहरुख खान एटीट्यूड ओनली बिकॉज ऑफ द रीजन
जो वो है उसका एनर्जी बोलता है वो वाली चीज। करेक्ट। अब वो बोले आई एम अ किंग और वो छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ करते हुए दिखाई दे कैमरामैन से एंड पेपरेजी से, देन ही इज नॉट अ किंग। हाँ You will see that attitude. He's not scared when he's speaking. He speaks like a king. He dominates the area. That's pure manifestation. और इसके अलावा इफ़ जैसे लोग आपके कोर्स को ज्वाइन करें, वो तो एक चलो सेकेंडरी चीज़ है, आप कोई बुक सजेस्ट करोगे कि अगर किसी को कोई बुक रीडर है एंड ही वांट्स टू रीड समथिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन? Secret is a very common book. या Secret is very good. But manifestation ना एक चीज़ नहीं है, मतलब I really want to clear this myth हाँ जी। कि मैनिफेस्टेशन लोग सोचते हैं हम एक किताब पढ़ेंगे और हम मैनिफेस्टेशन, कुछ मैनिफेस्टेशंस पूरी हो जाएंगी क्योंकि आप हर रोज एक नई चीज जब पढ़ रहे हो या लर्निंग फ्रॉम इट। हाँ जी। हाँ जी। बट एक्चुअल मैनिफेस्टेशंस तब होती हैं ठीक जब आपका इनर वर्ल्ड इज अलाइंड विद योर आउटर वर्ल्ड। तो दिस लाइन इज वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर मी, योर इनर रियलिटी क्रिएट्स योर आउटर रियलिटी। जब भी बाहर रियलिटी खराब हो रही है ना तो बाहर को ठीक मत करो, ओके। गो इन अंदर ठीक करो ना। बट उसके लिए यू नीड टू नो क्या ठीक करना है। सो इफ यू आर डूइंग चक्रा वर्क ओनली, आप चलते फिरते मैनिफेस्टेशन मशीन हो। यू वर डिजाइन्ड, यू वर मेड लाइक दैट। तो हमको अपना एनर्जी के बारे में कोई क्लू ही नहीं है। सही बात है। हमको बताया गया कि तुम बहुत छोटे हो, हाँ। तुम बहुत लिमिटेड हो। बट कॉन्शियसनेस इज नॉट लिमिटेड टिल हियर। आप यहाँ बैठे बैठे कुछ भी सोच सकते हो, पर आपको सोचने से भी डर लगेगा। हाँ। अगर मैं आपको यहाँ बैठ के ये सोचूं कि आपके ऊपर से अशर्फियाँ गिर रही हैं, आप सोच ही नहीं पाओगे। करेक्ट करेक्ट। हम सोचने से भी डरते हैं। सो व्हाट यू कैन थिंक यू कैन क्रिएट। प्रॉब्लम यह है कि हमें सोचना भी नहीं सिखाया। बचपन से माँ बाप को स्ट्रगल करते हुए देखा, उन्होंने हमको सिखा दिया बहुत मुश्किल है बेटा जिंदगी जीना, ऐसे नहीं जी जाती है। हमने बिलीव कर लिया इनोसेंटली। अब हम उसी में स्ट्रगल कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं। मानसी जी, एपिसोड को ख़त्म करने से पहले अगर मैं हीलिंग के अराउंड ना कुछ मिथ्स घूमती रहती हैं और लोग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कुछ भी वीडियोस बना के हीलिंग से रिलेटेड डालते रहते हैं, एक्चुअल साइंस कोई बताता नहीं है। तो आपके हिसाब से सबसे बड़ी मिथ क्या है जो आप बस्ट भी करोगे और बताओगे भी? सो वन मिथ विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इज हीलिंग से हम कुछ नए बन जाएंगे, हम न्यू ब्रांड पीस बनकर निकलेंगे अगर हम हील्ड हैं तो। हाँ मिथ। जी, मिथ है। हीलिंग सिर्फ अनकवर करता है जो आप ट्रूली हो, बिलो ऑल दो सर्फेसेस ऑफ डाउट्स, ट्रॉमास, बिलीव्स, मास्क्स जो आपने इतने पहन रखे हैं, सिर्फ उसको अनकवर करता है। ओके हीलिंग आपको कुछ नया नहीं बनाता है, आपके असली सेल्फ से मिलवाता है। ओके। पहला। सेकंड, जो लोग सोचते हैं कि हीलिंग कर ली अब कोई मतलब गुस्सा नहीं आएगा, कोई पेन नहीं होगा लाइफ में, मिथ है। अच्छा। हीलिंग कभी ये नहीं बोलता है कि आपको गुस्सा नहीं आएगा, लाइफ में पेन नहीं आएगा, स्ट्रगल नहीं आएगा। दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। लाइन अगर ऐसे चलेगी तो हम डेड हैं, ये चाहिए जिंदगी चलाने के लिए, दिस विल कम। बट अब ये इसका फ्रीक्वेंसी कितना बड़ा है, कितना ऊपर जाते हो फिर कितना गिरते हो, वो डिपेंड। हाँ, हीलिंग आपको वहाँ हेल्प करेगा। यू विल नॉट बी कंज्यूम्ड बाय इट, करेक्ट करेक्ट। यू विल नो हाउ टू मैनेज योर लाइफ। दैट्स व्हाट प्योर हीलिंग इज। सो लोग बहुत गलत फहमियों के साथ आते हैं। वेरी गुड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, आई एम सो ग्रेटफुल। क्योंकि लोगों को लगता है कि हीलिंग पे आ गए, हमने हीलिंग कर लिया, अब तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि हम खुद ही सॉल्यूशन निकाल लेंगे, पर ऐसा होता नहीं। आएगी नहीं, उनको लगता है। उनको लगता है दिस इज नॉट पॉसिबल। लाइफ है हाँ, तो गम और खुशी साथ चलेगी, साथ चलेगी। चॉइस नहीं है इसमें आपके पास। हीलिंग से ये होगा, जो गम आपके पास आ रहे हैं आप उनको अच्छे से फेस कर पाओगे और उनसे जल्दी निकलने की आप बहुत जल्दी निकल जाओगे। आएंगे आएंगे, बट आप रुकोगे नहीं, कंज्यूम नहीं हो जाओगे, अटक नहीं जाओगे वहां पर। यू विल गेट द आंसर मोर इजीली एंड फ्रीक्वेंटली। यस, जहां आप आंसर ढूंढने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हो, पूरी लाइफ एक ही लेसन लर्न करने में निकाल देते हो। निकाल देते हो। तो मानसी जी, आई थिंक इस गुड नोट के साथ हमें ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करना चाहिए। और मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि मानसी जी से जो लोग जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उनकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूँगा। मैनिफेस्टेशन, साउंड हीलिंग, इसके अलावा भी मानसी जी बहुत सारी चीज़ें करती हैं और बहुत सारी चीज़ों में एक्सपर्ट हैं। सो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक बार उनसे ज़रूर बात कीजिएगा। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम जिनका सॉल्यूशन
शायद विज्ञान में नहीं है, उनका सॉल्यूशन आपको मानसी जी के पास ज़रूर मिलेगा। सो मानसी जी, मैं एक बार आपका दोबारा थैंक यू बोलूँगा Thank के you लिए। so much. बिफोर वी एंड दिस एपिसोड, अगर आप कोई छोटा सा मैसेज व्यूअर्स को देना चाहें तो आई वुड बी रियली ग्लैड। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। एंड क्योंकि शायद एक चैनल है वेर कहीं पे कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी टू क्रिएट अवेयरनेस इन पीपल। कहते हैं कि अगर हम किसी अच्छी चीज़ को एक इंसान को भी बदल पाए तो इट्स पर्पस इज सॉल्व। पर्पस इज सॉल्व। यस। सो सेकंड, मैं सबसे इम्पोर्टेंट नोट जो बोलना चाहती हूँ, मुझे पता है ये साइंस नया है लोगों के लिए, आधे से ज़्यादा लोगों ने सुना भी नहीं होगा, बिल्कुल। पर ट्राई करके देखिए। जिस तरीके से हर रोज़ जी रहे थे, अगर आगे भी वैसे ही जीना है तो फ़ायदा क्या जीने का। बदलाव। जो चीज़ मैं आज पूरे दिन मैंने करा, मैं सुबह उठ के अगले दिन भी वही करूँगी तो आंसर वही निकल के आने वाला है। सो इफ़ लाइफ इज़ नॉट वर्किंग, टाइम टू गो समवेयर एल्स। कहीं से भी स्टार्ट रीडिंग बुक्स, स्टार्ट लिसनिंग टू गुड पॉडकास्ट्स। टुडे AI has become very strong. कुछ करिए, बट इन्वेस्ट योर एनर्जी एंड टाइम इन सेल्फ डेवलपमेंट। आप खुद जब डेवलपमेंट में की तरफ जाओगे ना तो लाइफ अपने आप चलने लग जाएगी, आपको करना नहीं पड़ेगा। एक बहुत पुरानी हिंदी फिल्म में कहा था, लाइफ को एक बहुत बड़ा घुमाव देना पड़ेगा, देना पड़ता है, ट्विस्ट योर लाइफ, स्पिन देना पड़ेगा, पिन देना पड़ेगा। क्योंकि आपकी लाइफ नहीं चल रही है और आप अभी भी सोच रहे हो लाइफ चल नहीं रही चल नहीं रही चल नहीं रही, तो उसका मतलब कुछ तो फॉर्मूला में गलत है। उस फॉर्मूला को चेंज करो ना, कुछ तो गड़बड़ है। आंसर अपने आप चेंज हो जाएगा। सो थैंक यू। आई थिंक इस नोट के साथ दोस्तों, आई थिंक आप लोगों को बड़ा मज़ा आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। सो थैंक यू मानसी जी। थैंक यू। थैंक यू फॉर कमिंग टू द स्पॉटलाइट। थैंक यू वेरी मच।